हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आईयूपीएससी का लेक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था, जिसमें आईयूपीएससी पूरी तरीके से समाप्ति के लेवल पर थी। अभी इस लेक्चर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये वादा किया था, पिछले क्लास में ये वादा किया था कि हम लोग एक कॉमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉमन सिस्टम के ऊपर डिस्कशन हो रहा होगा। तो आज ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा लेक्चर होगा, हो सकता है 10, 15, 20 मिनट का लेक्चर रहे, जिसमें हम लोग सिर्फ इस बात विषय पर डिस्कशन कर रहे होंगे कि कॉमन नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। तो कॉमन नेम्स जनरली स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इवन कॉमन नेम्स कई बार फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कई बार स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि कॉमन नेम कैसे लिखे जाएंगे, कॉमन नेम्स कैसे होंगे। कुछ चीजें हैं, जैसे एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना। इसके कुछ के नाम ऐसे हैं, एल्काइल हैलाइड हो गया, कि कैसे इसका नाम लिखा जाए। जनरली अभी आपको थोड़ी देर बाद जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर एक टेबल मिल रही है और डिस्क्रिप्शन में भी कई सारी टेबल्स के फॉर्मेट बने हुए हैं। आप जाएं, उसको डाउनलोड करें और उस नाम को एज इट इज याद कर लें। मैं जनरली ये बात नहीं बोलता हूं क्लास में कि आप याद करें, बट कॉमन नेम की जब बात आती है तो कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम ऐसे हैं जिसे हमें याद करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो इसका कोई नियम नहीं है। इसका नियम यही है कि आपको फिनॉल है, इसका नियम यही है कि ये फिनॉल है, ये याद रखना पड़ेगा। इसका कोई खास अलग से हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। तो कुछ नाम है, जैसे पहले जो 4 नाम है, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। इसका नाम मीथेन ही रहता है कॉमन नेम में, इसका नाम इथेन ही रहता है कॉमन नेम में, इसका नाम प्रोपेन ही रहता है कॉमन नेम में, इसका नाम ब्यूटेन ही रहता है कॉमन नेम में। लेकिन इसके ब्यूटेन के पहले एक वर्ड यूज होता है N। N मतलब क्या? N मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। N मतलब क्या? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या? ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक स्ट्रेट चेन है। मतलब अगर नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अगर नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और CH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नॉर्मल पेंटेन लिखा है, अगर नॉर्मल पेंटेन लिखा है, तो इसके स्ट्रक्चर को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल पेंटेन का स्ट्रक्चर बोल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर ये एक आइसोपेंटेन लिखा है, यहीं पर अगर ये एक आइसोपेंटेन लिखा है, आइसोपेंटेन क्या हो जाएगा? CH3, CH, CH2, CH3 और CH3। दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज पेंटेन। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसोमर। एक ये पेंटेन का आइसोमर हो गया। इसी तरीके से एक नियो पेंटेन भी आपको देखने को, मतलब नियो का नाम भी देखने को मिल सकता है। नियो क्या होगा? मतलब नियो का मतलब न्यू, तो आइसो के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर न्यू हो जाएगा, है ना। आइसो का एक डेरिवेटिव और आपको देखने को मिलेगा, सेकेंडरी। और इसी तरीके से नियो का भी एक डेरिवेटिव और देखने को मिलेगा, टर्शरी। तो टर्शरी, सेकेंडरी, आइसो, नियो, दिस इज बहुत ज्यादा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि अरे सर आइसो लिख के आ गया, अरे सर टर्शरी लिख के आ गया। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है, थोड़ा सा आप उसको कई स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कई टर्शरी के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कई नियो के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कई सेकेंडरी के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आता जाएगा। इसमें कोई बहुत शक वाली और कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मेरे लेफ्ट साइड पे एक टेबल दिख रही होगी, यहाँ पर अगर एडिटिंग में पढ़ पाई तो एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल के में आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स दिख रहे होंगे जिसके नाम आपको याद करने हैं।
इस टेबल, ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में भी आराम से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ तो आपको स्क्रीन पे एक ही टेबल देखने को मिल रही है, नीचे आपको कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी टेबल देखने को मिलेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए किसी का नाम क्या होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड है, बिल्कुल अगर उसी में ओइक एसिड हटा दिया जाए, COH हटा दिया जाए तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप जैसे जैसे देखेंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे, उसको आपको समझ में आता जाएगा। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछेगा। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे अगर किसी एल्केन का नाम लिखना है, एल्कीन का नाम लिखना है, तो एल्कीन का नाम लिखते वक्त हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब एल्कीन का नाम लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग का जो एल्केन का नाम था उसके नाम में से एन को हटा दे, उसके नाम में से एन को हटा दे और YLENE लगा दे, इलीन लगा दे। जैसे फॉर नेमिंग ऑफ एल्कीन बात करते हैं, मान लो एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन क्या होता है, बड़ी सिंपल सी हमको मालूम है, CnH2n, ये होता है एल्कीन CnH2n। मतलब अगर कोई एक कंपाउंड ले ले C3H6, अगर किसी प्रोपेन का नाम मतलब C3H8 का नाम लिख रहे होते तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता प्रोपेन। प्रोपेन इज व्हाट, एन एल्केन। लेकिन यहां पर क्या है, C3H6 मतलब क्या है, एल्कीन। और एल्कीन के लिए हम लोग नाम जानेंगे क्या, कि इसके एन में से एन हटा करके क्या नाम रख दिया जाए, एल्क प्लस YLENE। ध्यान रखना है जब कभी भी हम लोग एल्कीन की बात करेंगे, सिंगल डबल, जिसमें पूरे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड लगा हो, जिसमें पूरे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड लगा हो। ध्यान रखना है कि जनरली कॉमन नेम में हम लोग को सिंपल सिस्टम ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो IUPAC भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे इसका नाम है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए एल्क क्या होगा, 3 कार्बन के लिए एल्क होगा प्रोप। और क्योंकि C3H6 है, मतलब क्या है ये, मतलब एल्काइन है, एल्कीन है, मतलब क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, YLENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेलीन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, C7H14। तो C7H14 का नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट YLENE, हेप्टिलीन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये बात अपने को देखने को मिलेगी कि जब कभी भी हमसे कॉमन नेम पूछ रहा होगा तो वो ट्राई क्या कर रहा होगा कि हमको सिंपल सिस्टम ही दे, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, और बच्चे छोटे छोटे हैं तो इतनी ज्यादा चीजें टफ करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो वो IUPAC में आएगी। कॉमन नेम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बहुत सारे नाम नहीं है, कुल मिला के 20-22 नाम है जो आपको अच्छे से बाय हार्ट करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जैसे एल्कीन का नाम लिखे उसी तरीके से कुछ एक छोटा सा नियम एल्काइन के लिए भी होगा, सिंपल सी बात है। अगर एल्काइन के लिए नियम है तो एल्काइन का हमको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, CnH2n-2। तो अगर एल्काइन का है तो इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C3H क्या होना चाहिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करनी है। C3H4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन का मतलब क्या, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। इसके लिए वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्काइल एसिटिलीन। क्या यूज करते हैं, एल्काइल एसिटिलीन। ये सब याद रखना है, एल्काइल एसिटिलीन।
अगर एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैं अगेन वही बोल रहा हूं, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इस नियम को याद रखना है। अगर एक से ज्यादा लगेंगे तो ये नियम फॉलो नहीं होंगे। तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये नियम फॉलो होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, एल्काइल की जगह क्या आएगा, मिथाइल आएगा, सॉरी प्रोपाइल आएगा। तो प्रोपाइल एसिटिलीन। क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग C5 की बात कर लें, चलो C5H8, C5H8 का मतलब क्या है, ये अगेन एल्काइन है, और क्योंकि 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। हमको मालूम है पेंट से केवल काम नहीं चलेगा, एल्काइल लगाना पड़ेगा, तो पेंटाइल और एसिटिलीन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पक्की बात, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड। यहां तो हम लोग लिखते चले इसके कॉमन नेम्स। इसके लिए हम लोगों ने क्या नाम लिया था, एन का रिमूवल एंड एडिशन ऑफ YLENE। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको इसका भी हमको पता चला, एल्काइल एसिटिलीन लगाते हैं तो वाइल राइटिंग द नेम क्या लिख देंगे, एल्काइल एसिटिलीन, एल्काइल एसिटिलीन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हमारे पास और एक ग्रुप है जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं एल्काइल हैलाइड। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी ग्रुप होगा, जो भी कंपाउंड होगा, वो एल्काइल हैलाइड के नाम से होगा। जो भी कंपाउंड होगा वो किसके नाम से होगा, एल्काइल हैलाइड के नाम से होगा। मतलब जैसे CH3Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्यों, क्योंकि एक कार्बन है। मिथाइल क्यों, क्योंकि एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए एल्क ग्रुप क्या आ जाएगा, मेथ आ जाएगा, उसके आगे इल लगा देंगे। और हेलोजन ग्रुप कौन सा लगा है, क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन हेलोजन को हम लोग हैलाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा जोर इस बात पे नहीं दे रहा हूं कि वर्ड रूट क्या होगा, बिल्कुल इस बात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि एल्क ग्रुप कौन सा होगा। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं एल्क ग्रुप को पहचानने में बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले 5, 6, 7 लेक्चरों से आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं, और आईयूपीएसी नेमिंग में आपको बहुत अच्छे से होमोलोगस सीरीज और जनरल नेम सिखाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे जनरल नेम और ये सब चीजें आती होंगी, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप जाए उस वीडियोस को दोबारा देखें। इस तरीके से कुछ नाम है, ठीक है, ईथर है और है। एक बार आप बिल्कुल, मैंने सारे कॉमन आईयूपीएसी नाम के वक्त सिखाए थे बहुत सारी चीजें, जो शीट पे शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, जो याद करने के लिए शेयर कर रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग देखेंगे तो आपको बेशक बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी कि शायद ये हमारे काम की है, और एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे कॉमन नेम समझ में आता जाएगा। इसके नीचे एक वर्कशीट भी होगी, इस लेक्चर के नीचे जितना मैंने पढ़ाया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं थी। मैंने पहले ही बोला था बहुत छोटा लेक्चर होगा, कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करना है। कॉमन सिस्टम में आपको बहुत कुछ याद करने वाला पॉइंट है ना। तो आप उसको बहुत कुछ याद करिए, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं आता है या कुछ स्पेशल डाउट आता है तो आप बेशक उनसे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। शीट के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट दी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट दी हुई है, उस वर्कशीट को डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, साथ में जो टेबल्स दिए हुए हैं याद करने वाले उनको भी डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए, याद करिए, ठीक है। इसको अगर याद नहीं करेंगे तो कॉमन नेम्स होने वाला नहीं है। इसका कोई मेथड नहीं है कि मैं आपको कॉमन नेम्स बहुत अच्छे से याद करा दूं। आपको कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोगों ने बहुत कुछ याद कराया है, बैठाल के याद कराया है, सीखे बहुत सारी चीजें समझाई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कॉमन नेम्स को याद कराना मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन काम है। आप लोग अपने हिसाब से अपने लेवल पे याद करिए। हम लोग आपको डेटा शेयर कर रहे हैं, उस डेटा के याद करिए। अगर कुछ ऐसा होता है जो शायद आपको नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ
यहाँ पर नॉमेनक्लेचर खत्म हो रहा है, नॉमेनक्लेचर अब आगे और नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ GOC1 ओनली। GOC1 का ही पार्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।